मैं अभी यहाँ पे घूम रहा था और ये भाई मिले। इन्होंने दरअसल मुझे पहचाना, वीडियोस देखते हैं। आपका सॉरी शुभ नाम? मेरा नाम आर्यन है। आर्यन। ये दरअसल अभी हम लोग यहाँ बात कर रहे थे, जीत भाई और मैं, तो पीछे से उन्होंने शायद मेरी आवाज़ को पहचान लिया। थैंक यू सो मच। एक बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने यहाँ पे रेज़ किया कि किस वजह से जो डिनाइल हो रहे हैं यहाँ पे, ख़ास करके अल्बानिया में, सर्बिया में, इवन मोंटेनेग्रो से मुझे अभी पता चला कि वहाँ पे इंडियंस जो है जो जाते हैं, कितना परसेंट बताया आपने? मे बी 2-3% रेशो है कि वापस बंदे आते हैं, लेकिन 90% मोस्टली बंदे वापस नहीं आते। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग ना दूसरों को दोष देते हैं कि भाई यार ये मुझे वीज़ा नहीं दे रहा, ये डिनाइल कर रहा है इंडियन के साथ में ऐसा। ये सबसे बड़ी बात जो हो रही है, जो हम लोग देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, मॉस्को से लेके हम लोग फेस कर रहे हैं कि इंडियन को सीधा वो लोग डिनाई करते हैं। इवन एयरलाइन डिनाई कर रही है बोर्डिंग कि नो, इंडियन नॉट अलाउड। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि हमारे भारत से, वो भी खास करके नॉर्थ इंडिया से, आप जानते हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। ये है कि लोगों की मेंटेलिटी। देखो एक चीज, कुछ एजेंट्स लोग जो हैं वो ना लोगों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करते। अपने पैसों के लिए वो कुछ पैसा बनाना चाहते हैं और उन्हें मिसगाइड करके बोल देते हैं कि भाई मैं आपको एक बताऊंगा कि जिस फ्लाइट में मैं आया उसमें 4 लड़के थे। उनका पासपोर्ट भी इशू सन 2020 में ही हुआ था। अच्छा। उन्हें डायरेक्ट एजेंट ने पैसे वैसे जो भी लिए, मैंने उनसे खुल के बात नहीं की, एक वर्बली तौर पर उन्होंने मुझे हिंट दे दिया। तो वो दुबई आए, दुबई 2 दिन रुके। अगर फॉर एग्जांपल कोई ट्रैवलर है, वो 2 दिन तो क्या घूमे, कम से कम 4 से 5 दिन तो लेगा। उसके बाद डायरेक्ट उन्होंने फ्लाइट करा दी सर्बिया की। तो सर्बिया इमिग्रेशन तो पागल तो है नहीं, वो यूरोपियन लोग हैं, वो सब समझते हैं कि ये फ्रेशर बंदे हैं, कभी घूमे नहीं है, डायरेक्ट दुबई से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अवेयरनेस थोड़ी सी होनी चाहिए लोगों में कि इस तरीके के स्टेप्स। देखो एक चीज़ आपकी मैं बताता हूँ, मैंने 500 पंजाबी सर्बिया में देखे, जैसा कि मैं वीडियो में पहले बता चुका हूँ। एक ही चीज़ बोलूँगा कि भाई मैंने देखे, देखो 500 पंजाबी है, मुझे कोई गलत चीज़ नहीं है, गलत बता रहा हूँ, पर एक चीज़ है, मैंने एक पंजाबी से भाई से प्यार से पूछा, भाई आप डोंकी क्यों मारते हो? तो उसने क्या बोला, हमें वीज़ा नहीं देते। अरे भाई आप लोगों का मोटो है ना वो किसी और कंट्री में सेटल होना है, टूरिस्ट बोल के सेटल होने जाओगे, कौन देगा यार आपको वीज़ा? आपकी वजह से हम जैसे इंडियन की प्रॉब्लम होती है, खास करके दिल्ली पासपोर्ट होल्डर, हरियाणा पासपोर्ट होल्डर और तीसरा ना पंजाब पासपोर्ट होल्डर आते हैं ना, तो उनको साइड में किया जाता है। अरे यार वो पंजाबी नहीं, हम भी पंजाबी नहीं है, आपका क्रेज है पंजाब में जाना, आप जाओ जेन्युइन तरीके से। हम तो चाहते हैं, हमें खुशी मिलती है जब कोई इंडियन देखते हैं, पर जब हमारे आगे कोई पंजाबी आता है और जब हमारे पीछे कोई पंजाबी रहता है और यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, तो हमारे दिल के ना धक धक हो जाते हैं कि इनकी वजह से अभी हमें साइड किया जाएगा इमिग्रेशन में। तो भाई आप पंजाब बहुत अच्छा है। छोटा सा एक्सपीरियंस और बताऊँगा। अबू धाबी एयरपोर्ट पे वो मुझे पता नहीं किस कंट्री का था, वो जोड़ा था, तो मेरे से देखता है, पूछता है कि भाई आप कहाँ जा रहे हो? मैं अल्बानिया जा रहा हूँ। कि नहीं, आपको बोर्ड नहीं करनी दिया जाएगा। मैंने कहा क्यों नहीं बोर्ड करनी है? मेरे पास टिकट है, आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन, जो फॉर्मेलिटीज़ है वो मेरे से पूरी करो, जो भी चाहिए आपको मैं दूंगा, आपको डॉक्यूमेंट्स। कि नहीं हम नहीं कर सकते। मैंने कहा रीज़न बताइए। कि सर मैं आपको रीज़न ये बताता हूँ कि आपकी कंट्री के लोग वापस आते नहीं हैं, आते हैं तो डिपोर्ट होके आते हैं, वो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हम किस एयरलाइन के साथ मर्ज करके आपको इंडिया वापस भेजें। मैंने कहा आप मेरा थोड़ा स्टेटस देखो कि डिपोर्ट तो एक अलग बात है, कि इमिग्रेशन को कैसे फेस करना है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप मुझे यहाँ से तो बोर्ड करने दो ना। उसने कहा कि सर आप अगर सर्बिया से वापस फ़्लाइट कराओगे इंडिया की, तो वाया दुबई, फ़्लाइट दुबई से होनी चाहिए, एमिरेट्स से होनी चाहिए या कतर एयरवेज से होनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने एक्सटेंड ही एमिरेट्स की फ़्लाइट्स कराई, करीब वो आई 600 यूरो की आई। मैंने वो करा के रिटर्न टिकट वो मैंने करा के तब मुझे एंट्री मिली। और फिर जब मैंने देखा अपने आप को रियलाइज़ हुआ कि यार हाँ, कि नेगेटिविटी हमारा पासपोर्ट देखते ही कहते हैं कि भाई इंडियन, कि वो हर किसी को एक ही कैटेगरी में काउंट कर लेते हैं। ये चीज़ ना हद से ज़्यादा हुई। अभी मैं आपको बता, सर्बिया का जैसा मैंने बताया 500 पंजाबी इलीगल रह रहे, सीधा बोलता हूँ क्योंकि मैंने जितने 500 पंजाबी से ही मिला हूँ मैं यार, वो बंदे ना, मैं 20 डेज सर्बिया रहा हूँ, हर कदम पे पंजाबी, दूसरा नहीं पंजाबी मिलता था, तो मुझे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बुरा लगे तो रियली सॉरी, मैं किसी स्टेट के बारे में गलत नहीं बोलना चाहता, बट वो स्टेट ही मेरे सामने आ रहे हैं, एक ट्रैवलर के सामने, तो वो लोग क्या बोलते भाई हम 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना। आप एक टूरिस्ट पे 30 डेज से 1 घंटा भी ऊपर हुआ ना तो फाइन है वहाँ पे।
इसके लिए मैं 28 डेज पे आ गया भाई, जेन्युइन ट्रैवलर था। तो भाई उतने लोग हैं, वो एक ही स्टेट के क्यों, तो वो सीधा बोलते हैं भाई हमको यूरोप में सेटल होना। तो भाई आपका इंटेंशन मैं सबका नहीं, जिनका इंटेंशन गलत है उनकी वजह से हमें प्रॉब्लम फेस होती है। यूरोप में सेट होने के और भी रास्ते हैं, आप लीगल वे चुनो, लीगल वे से आप आओ, प्रोसेस देखो प्रोसेस क्या है क्या नहीं है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप इलीगल भी किसी कंट्री जाते हो तो वो वहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आपको पेपर्स वगैरह प्रॉपर नहीं मिल पाते, आपको वहाँ के राइट्स नहीं मिल पाते, आप उस तरीके से वहाँ रह नहीं पाते, आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती क्योंकि आप वहाँ इलीगल इमिग्रेंट हो। एक कन्फ्यूज़न है, सर्बिया में अभी भी मैं बोलता हूँ कोई काम नहीं है। मैं सब लोगों से मिला हूँ, मेरा काम है यूट्यूबर को नॉलेज देना अच्छे से। मैं इस पर मैंने स्पेशली लिया कि भाई ऐसा क्यों होता है, जो भी एजेंट डोंकी के फेक वीडियो बनाते हैं सर्बिया के लिए, जो भी एजेंट आपको भेज रहा है बेवकूफ़ बना रहा है। अगर सर्बिया से आप ऑस्ट्रिया जाओगे, ऑस्ट्रिया ऑब्वियस डिपोर्ट सर्बिया कर देगा, आप हंगरी जाओगे डिपोर्ट सर्बिया करेगा, इस अल्बानिया साइड आओगे डाउट हुआ डिपोर्ट सर्बिया करेगा। मतलब किसी भी आजू बाजू में जाओगे ना तो वो आपको डिपोर्ट वापस उधर ही करेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मेरे सामने कुछ बंदे आए बोलते हम लोग को हंगरी से डिपोर्ट कर लिया, अफगानी है, उन्होंने बोला सर्बिया डिपोर्ट, और एक बार सर्बिया में स्टक हो गए ना, बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत प्रॉब्लम फेस होगी। और जो पंजाबी लोग, कुछ ऐसे लोग हैं, एक दो बंदे मिले 6 महीने से ऊपर है, बोलते भाई प्रॉब्लम है खाने की वगैरह, भाई हम क्या करें। तो मैं ऐसे वीडियोस, उन लोगों की वीडियोस भी बना के मैं आप लोगों तक नहीं पहुंचा सकता हूं। पर प्लीज़ अगर कोई वीडियो ऐसा डोंकी के रिलेटेड आता है तो उसे जितने गाली देनी है दो और उसे डिलीट करवाओ, क्योंकि वो मैं ये चाहता हूँ कि वे अपना एक अच्छा वे चुनो जाने के लिए, किसी भी कंट्री में कहीं भी अगर जाना है। तो दूसरी चीज़ ये, हाँ मैं मानता हूँ कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम है, जो यंगर्स हैं उनके लिए भी इतनी मतलब सोर्सेज नहीं है हमारी कंट्री में कि अच्छी तरीके से वो सर्वाइव कर सकें। लेकिन आप एक अच्छा रास्ता चुनो, अच्छे रास्ते से ही जाओ, एक गलत वे ना चुनो, क्योंकि गलत तो गलत ही होता है। उसका आज आपको नहीं पता लगेगा लेकिन आपको 2 साल बाद पता लगेगा कि हाँ वो मैंने क्या गलत किया था, या मैंने क्या खोया, या मैंने क्या पाया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, फिर उसके बाद जब उन्होंने मैंने फ़्लाइट कराई, मैंने दिखाया, उसने देखा कि हाँ इसके पास वीज़ाज़ हैं, कहीं कंट्री ट्रैवलर है, तो उसने फिर मुझे अलाउड कर दिया। सर्बिया इमिग्रेशन पे गया मैं, जाने के बाद मैंने पासपोर्ट दिया, मैंने सोचता हूँ मेरे 9 घंटे का लेओवर था, थोड़ा घूम लेता हूँ। तो इमिग्रेशन ने देखा मेरा पासपोर्ट, उसने कहा कि वाई यू कम टू सर्बिया? सर आई एम ट्रैवलर, आई एम केम टू योर कंट्री ओनली फॉर टूरिज्म पर्पज़। उसने फिर दोबारा मेरा पासपोर्ट देखा, मुझे कहा कि मास्क नीचे करो, कभी कि मैं मास्क लगाया हुआ है, किसी और का पासपोर्ट तो लेके नहीं आ गया, मैंने मास्क नीचे किया। तो उसने कहा कि ओके बट सर आई हैव अ ट्रांजिट। उसने कहा हाँ ट्रांजिट है आपके पास, कोई नहीं, आप अगर एंट्री लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन मैंने कहा कि मुझे एंट्री नहीं चाहिए, मुझे आप ट्रांजिट बता दो, मैं ट्रांजिट में ही जा रहा हूँ, कि मैं आपकी कंट्री में जाऊँगा 4-5 घंटे बर्बाद करूँगा, पैसे बर्बाद करूँगा, मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने 4-5 घंटे स्टे करके सीधे चले जाऊँगा। जो मेरे साथ फ्लाइट में बंदे आए वो सारे डिपोर्ट। आपको ट्रांजिट मिला? हाँ, बॉडी लैंग्वेज देखते हैं ना कि अब एक ट्रैवलर हो, कॉन्फिडेंस कितना है, फ्रीक्वेंटली आप ऐसा आंसर दे दोगे उनकी जवाब को। जैसे कि मेरे से यहाँ पूछा, अच्छा वो बंदे जो डिपोर्ट होके जा रहे हैं मेरे से ऐसे करके गर्दन हिला के पूछ रहे, मैंने कोई आंसर ही नहीं दिया। मत करना, इमिग्रेशन वगैरह मुझे ऐसे करके देख रहा, अगर आता मैंने मुझे क्या पता नहीं, अगर आपने उसको दे दिया होता ना हाँ। तो आपको समझ के आपको डिपोर्ट मार देते, ये आदत। हाँ ये है। एक चीज़ इस पूरी बात में जो है थोड़ी सी निकल के आई कि आप लोगों ने सुना, अगर आप जेन्युइनली ट्रैवल करेंगे तो ना सिर्फ आपको जो है कम समस्या होगी, या हो सकता है समस्या ना ही हो, बल्कि जो हमारे साथ के दूसरे लोग हैं, आप सोचिएगा यहाँ पे बातें हो रही कि 90% भारत के लोग जो है वापस जाते ही नहीं है। उससे क्या होता है आप सोचिएगा, हमारे देश का नाम ख़राब हो रहा है। हमारा देश का नाम ख़राब होने का मतलब है हमारी जो आने वाली, आप देखिएगा लास्ट ईयर तक हम लोग जो है, हमारा पासपोर्ट था 84th नंबर पे, इस बार हो गया 90th। मुझे तो ये डर लग रहा है कि हम लोग जो है ना, जो होते हैं ना ये सीरिया सूडान के आसपास आ जाएंगे कभी, इसी के आसपास जल्दी आने वाले, इसी जल्दी आने वाले। ये सिर्फ और किस वजह से है, जो इलीगली जो है हमारे देश से लोग बाहर जाते हैं। अच्छा बाहर जाके आप करोगे क्या? आप एक बात सोचो, वहाँ पे कोई आपके लिए कोई क्या एसी ऑफिस में कोई बोलेगा आओ आओ भाई साहब, भाई क्या काम करेंगे पता है? उस दिन हम लोग वीडियो में क्या दिखाए थे, वो कार क्या कर रहा था आप देखिए। और काम क्या होता है, कोई कार वॉश सेंटर में कार साफ़ करेगा, कोई टॉयलेट साफ़ करेंगे, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि वो जो है जो कंट्री साइड उसमें चले जाएंगे, वहाँ पे खेतों में काम करते हैं। अगर ये सब काम करने के लिए कोई बंदा अपनी ज़मीन बेच देता है, बहुत सारे लोग पंजाब से देखा है ज़मीनें बेच देते हैं, अपने बिजनेस पूरा एकदम कर्जा उठा के, अगर यही सब हमें लोगों को काम करना यूरोप आके, तो ऐसे आने का फ़ायदा क्या? और वो भी आपको डर रहेगा 24 घंटे की, कभी भी हमें जो है पकड़ के, जिस दिन आप जानते हैं कि इमिग्रेशन
पीछे से लगा रहता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पीछे से लगी रहती है। डिपोर्ट होते ही आपको याद होगा 2019 का वाकया, जब 147 भारतीयों को मैक्सिको ने स्पेशल एक एयरक्राफ्ट आया था दिल्ली एयरपोर्ट पे, जिनके हाथ बंधे हुए थे पीछे। तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार किसी कंट्री में चले गए, ये जो एजेंट लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा बनाने के लिए, आपका उनसे तब तक का रिलेशन है, आपको चलो मान लो उस बंदे ने बॉर्डर पार करा भी दिया, उसके बाद आपका रिलेशन उससे ख़त्म, आपने उसको पैसे दे दिए, दूसरे दिन का पकड़ के कोई आपको डिपोर्ट करता है, उसके बाद उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, उसका काम था आपको सिर्फ उस बॉर्डर के अंदर छोड़ना। तो आप थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करें, अगर लीगल वे से आएंगे तो ना सिर्फ अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो कम होंगी, बल्कि साथ साथ में जो देश के लोग हैं, अब देखिएगा हम लोग जो है जेन्युइन ट्रैवलर्स हैं, लेकिन जेन्युइन ट्रैवलर्स हम लोगों को पता कितना एम्बैरेसमेंट फील होता है इमिग्रेशन पे, इवन ना एयरलाइन हमारे को ऐसे ट्रीट करती है, अरे इंडिया से ना भाई मोंटेनेग्रो जैसी छोटा सा बिद्दू सा देश ने रिजेक्ट मार लिया वीज़ा। मोंटेनेग्रो जिसकी आबादी टोटल 6 लाख है, तो ये चीज़ हम लोग समझने की कोशिश करें कि दुनिया हमारे को किस नज़र से देखती है। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दुनिया ऐसे नहीं कि हम देश में जाके बोलेंगे अरे भारत का तो डंका बज रहा है, भाई साहब भारत से कभी बाहर आके देखो, फिर पता चलेगा भारत का डंका बज रहा है या नहीं बज रहा। यहाँ पे हम लोगों को pता है कितना डंका बज रहा है कितना नहीं, क्योंकि जो जेन्युइन ट्रैवलर्स होते हैं उन्हें भी ये सब चीज़ों को प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इवन मैं यहाँ तिराना आया एयरपोर्ट पे, उसने देखा तो रूडली बिहेव किया, उसने पासपोर्ट खोल के देखा इंडिया, गो बैक इंडिया। मैंने कहा भाई आई एम गोइंग बैक टू इंडिया। मैंने कहा कि मैं इंडिया वापस क्यों जाऊँ, मैंने इतना ट्रिप में पैसा लगाया है, मैं आया हूँ, मैं किसी काम से आया हूँ, घूमने आया हूँ, क्या आया हूँ। मैंने कहा कि आप मेरा पैसा रिटर्न कर दो, मैं चले जाऊँगा इंडिया, जो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने फिर मेरा पासपोर्ट देखा, फिर उसने दूसरे इमिग्रेशन ऑफिसर से कंसल्ट किया, उसने फिर मुझे रूम में बुलाया, मेरे से बोला कि क्यों आए तुम। अच्छा, मतलब आपको रूम पे भी बुलाया? हाँ, उसके बाद मैं गया, मैं बैठा, उसने कहा कि रिटर्न टिकट मैंने सारे मेरे पास, मैंने सारे इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, कोविड-19 सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, सारी चीज़ मैंने दे दिया। रिटर्न टिकट मेरे साथ बैग में था, वो मैं निकालना भूल गया था, तो मैंने फ़ोन में दिखा, मेरा रिटर्न टिकट ये मेरे होटल की सारी चीज़ें। तो उसने कहा कि आप इंडिया में क्या करते हो, मैंने कहा इंडिया में मेरा बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस है मेरा इंडिया में। तो उसने देखा अच्छा, और मैंने फिर ये कहा उसे कि मेरे जो फादर हैं वो पुलिस में है। वो इतना इम्प्रेस हुआ कि हाँ ये जेन्युइन बंदा है, बैकग्राउंड इसका अच्छा है। तो उसने कहा ओके कम, तो उसने मुझे एंट्री दे दी। जो लेडीज़ थी वो भी हंस रही थी, कह रही कि हाँ अच्छा बंदा है, लग रहा है स्टेटस वगैरह कुछ है इसका, उसे एंट्री दे दिया। 2 बंदे मेरे बराबर में खड़े हुए, वो इंडिया से थे, साउथ इंडिया से थे या कि कोलकाता किसी साइड, नॉर्थ या क्या बोलते हैं आपका साउथ साइड से थे। वो उनसे क्वेश्चन पूछे कहाँ जाओगे, अल्बानिया है घूमना है, उसके बाद कहाँ जाओगे, यूक्रेन कहाँ है वीज़ा, मतलब उन्हें घुमा रहे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। सर आई हैव वेस्ट इंडीज़ वीज़ा ऑल्सो, ये वो पता नहीं कैसे कैसे कॉम्प्लिकेटेड। मैंने तो कुछ देखा भी नहीं, मैं तो अपना एंट्री ली अपना सीधा। मैं देखिएगा एक आम जो भारतीय है, एक आम ट्रैवलर है, उसको कितनी समस्या होती है। एयरलाइन से लेके इमिग्रेशन से लेके हर जगह पे रोका जाता है सिर्फ एक वजह से, जैसे ही हमारा पासपोर्ट देखते हैं। ये मैंने बहुत बार महसूस किया है। पहले जो चाहे वो इमिग्रेशन ऑफिसर हो या कोई भी हो, वो उसके फेस पे स्माइल भी होगी सब कुछ। जैसे ही हमने अपना पासपोर्ट दिया, और पासपोर्ट क्या होता है, हमारी आइडेंटिटी, जैसे ही उसने देखा इंडिया से हो, मतलब उसका परसेप्शन ही बदल जाता है, अरे ये तो भगोड़ा है। मेरा फ्रेंड स्पेन से आया हो, उसका पासपोर्ट देखती तो ऐसे करते हैं स्पेनिश, ओ फर्स्ट टाइम अल्बानिया, ओके का मोस्ट वेलकम, ये वो, मतलब हर जगह मतलब इतना ईजिली स्मूथली सारी चीज़ें हो जाती हैं। भले ही कोई अगर यूरोपियन सिटीजन है XYZ, उसके पास खाने की नहीं है, वो भिखारी है, कुछ भी है, हाँ। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके पासपोर्ट की वैल्यू, उससे कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होता। उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, उसके कपड़े कैसे हैं, इवन कुछ नहीं। अभी एक कोलंबिया का, मैं स्पेनिश बोलता हूँ काफ़ी अच्छी, मेरा हॉस्टल में ही है कोलंबिया का बंदा, वो अभी कुछ प्ले करके दिखा रहा है और पैसे ले रहा है। इसका मतलब उसके पास ट्रैवलिंग के लिए भी इतने पैसे नहीं है, वो अपने पैसे इकट्ठे करके ट्रैवलिंग कर रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? कोलंबियन पासपोर्ट। अब आप समझ सकते हैं कि एक भारत के पासपोर्ट की आज की डेट में क्या वैल्यू है। मतलब हर एक भारतीय को, मुझे लगता है कि जब तक आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है इतनी स्ट्रॉन्ग, वो भी पूरी एकदम पता करके कि भाई कहाँ कहाँ गए तुम, कितने दिन रुके, यहाँ से कहाँ जाओगे, ये दिखाओ वो दिखाओ। जब ये चीज़ मुझे महसूस हुई थी सबसे पहली बार मॉस्को में, जब एक जापान की पूरी एक एयरलाइन कोई वहाँ पे लैंड हुई। हम लोग मेरे ख्याल से 6-7 लोग भी इंडियन, क्योंकि हम लोगों की आदत होती है दरअसल, जहाँ इंडियन देखा लग गए सारे के सारे उसी लाइन में। और जो हमारी वाट लगाई थी वहाँ पे, उसका वीडियो है ऑलरेडी चैनल पे, आप देख सकते हैं। लेकिन जो वो जापानी थे, आप मान के चलिए 70-80 लोग थे वो, मतलब जब उनके लिए एक स्पेशल काउंटर खाली था, वो जो होता नहीं है उनका जो पीछे इमिग्रेशन का, मेरे ख्याल से चीफ इमिग्रेशन ऑफिसर होता है, वो ना ऐसे देख रहा था। जैसे उसने देखा वो भाग के गया,
उन्होंने एक बंदे से पासपोर्ट पूछा, उसने दिखाया जापानी पासपोर्ट, उसने बोला प्लीज़ वेट, और भाग के गया। एक बंदा को कोई से पकड़ के लाया और काउंटर नंबर 1 खाली था, उसको बिठाया और सबको उस पर लगवाया, क्योंकि जापानीज पासपोर्ट वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, और वो कुछ नहीं कर रहा था, कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं, वो स्कैन कर रहा है, थप्पा लगा रहा है और उनको ऐसे इशारा कर रहा है वेलकम स्माइल के साथ में, ठक ठक ठक। और हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अरे यार हमारे तो 4 आदमी भी नहीं हुआ, वो पूरी की पूरी एयरलाइन इन्होंने अंदर कर दी। दूसरी आप चीज समझ ऐसा सकते है हैं कि अभी जो मेरा दोस्त है उससे ना तो कोविड-19 रिपोर्ट पूछी, ना कुछ भी, हमसे कोविड-19 वैक्सीनेशन पता नहीं क्या क्या, उनसे कोई कुछ नहीं, सिर्फ पासपोर्ट दिया, अपना खाली डिफॉल्ट पॉइंट ढूंढते वो हैं। पॉइंट ढूंढते हैं। काफ़ी अच्छी कंट्री है, लोग काफ़ी मतलब फ्रेंडली लोग हैं, लोग यहाँ पे अच्छे हैं। सर्बिया से अच्छे लोग हैं। दूसरी चीज़ ये है थोड़ा चीप भी है सर्बिया से। कोई भी अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो अपना पूरा प्रिपेयर होकर आओ। अगर आप जेन्युइन ट्रैवलर हो तो ही आप अल्बानिया, सर्बिया और यूरोपियन कंट्री आओ। किसी एजेंट के चक्कर में बिल्कुल भी मत आओ, अपना पैसा आप ख़राब करोगे। क्यों? पैसा इतनी आसानी से नहीं आता। आपकी फैमिली कैसे कैसे पैसा बनाती है, कैसे कैसे आप पैसा मतलब अपना जोड़ के आते हो या कुछ अपना बेच के आते हो या कैसे भी आते हो, क्योंकि हर इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन इंडिया में तो ठीक है ही नहीं। बिल्कुल। और जो बाहर आता है अपनी कोई एक अच्छा वे देखने के लिए अपनी इंडिया से बाहर, तो वो एक मिडिल क्लास फैमिली से होगा या फिर थोड़ा मतलब नॉर्मली ही होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, और एजेंट से ये भी रिक्वायरमेंट, ये भी थोड़ी सी मेरी उनसे अपील है कि भाई ऐसा ना करो, अपने पैसों की वजह से दूसरों के पैसे बर्बाद ना करो। यहाँ से इतने बंदे डिपोर्ट होते हैं, इतने बंदे डिपोर्ट होते हैं कि मैं बता नहीं सकता। उन्हें एक लीगल वे दिखाओ, उन्हें थोड़ा सा बाकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री कराओ, उन्हें थोड़ा सा बनाओ, फिर उनका लीगल वीज़ा लगा के ही आप उन्हें भेजो। उतना ही पैसा ख़राब होता है, मैं आपको बताऊँ। आप 10-10, 5-5 लाख रुपए दे के यहाँ आते हो, उससे अच्छा अपने 2-3 लाख में 4-5 कंट्री की ट्रैवलिंग करो, अपने घर पे थोड़ा बहुत रहो, फैमिली के साथ थोड़ा बहुत पैसा कमाओ, उसके बाद आप अप्लाई करो। ये छोटा मोटा आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कर दो इंडिया में, सबसे अच्छा मैं यही कहना चाहूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि एक्सपीरियंस इतना बेकार है कि अभी भी कोई भी आने का फ़ायदा नहीं है। इवन जेन्युइन जो ट्रैवलर है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही हैं सर्बिया में, अल्बानिया में और मोंटेनेग्रो में। तो मैं नहीं चाहूँगा कि इस वक्त कोई भी आए, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंद फैला रखी है, इतनी ज़्यादा गंद फैला रखी है हमारे लोगों ने। और इवन यहाँ भी अल्बानिया में भी 2 इंडियंस मुझे मिले, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं। बस वो देख रहे हैं कि कोई भी कंट्री का वीज़ा लगे और हम यहाँ से जाएँ और फिर वापस कभी भी ना आए। एक अल्बानिया जैसी कंट्री जिनको टूरिज्म चाहिए, जिनको पैसे चाहिए, क्योंकि देखिए जब भी कोई किसी देश में जाता है वहाँ पे पैसे खर्च करता है, उसकी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन एक अल्बानिया जैसी कंट्री फ्रस्ट्रेटेड है इंडियन से कि भाई ये यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। आप सोचिए, हम इनको पैसा ही देते हैं ना, हम यहाँ पे रुकते हैं, इनका खाना खाते हैं, ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, हर चीज़ में पैसा देते हैं, उसके बावजूद भी ये लोग हमसे फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो भी सिर्फ एक छोटे से टाइम फ्रेम में। तो ये हम लोगों को ना थोड़ा समझना पड़ेगा कि हम अपने रास्ते फ्यूचर के लिए बंद ना करें। ऐसा ना हो कि हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो यही बोलें कि भाई तुम लोगों ने ऐसा क्या कांड कर दिया कि जो दुनिया हमारे को आज इस नज़र से देख रही है। ठीक है, अब मैं भी थोड़ा सोचने लगा कि यार पता नहीं हम कोई मतलब क्रिमिनल हैं, हम क्या हैं अगर हमारे पास इंडियन पासपोर्ट है तो। हाँ, इवन मेरे पास साउथ कोरिया में ट्रैवल्ड हूँ, साउथ से पूरा 12 कंट्री ट्रैवल्ड हूँ, वैलिड। मेरे पास तुर्की का वीज़ा है, तुर्की का वीज़ा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आसानी से नहीं मिलता। साउथ अफ्रीका का मेरे पास वैलिड वीज़ा है। मैं हांगकॉन्ग, चाइना सब कुछ घुमा हुआ हूँ, लेकिन फिर थाईलैंड 5 बार घुमा हुआ हूँ मैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे भी फेस करने को मिली है। आप देख सकते हैं इतनी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ एक इंडियन पासपोर्ट होने की वजह से इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और ये सबके साथ है, ये कहानी सबके साथ है। मतलब आप सोचिएगा 2 साल 3 साल बाद जो फ्रेश पासपोर्ट वाला, वो तो शायद से दिल्ली एयरपोर्ट से बोर्ड ही नहीं करने देंगे। दिल्ली एयरपोर्ट से भी बोर्ड नहीं करने देते आपको। हमारी कंट्री से ही निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पे ही बहुत सारे लोगों को, इवन हमारे एक ट्रैवलर हैं अल्बानिया की, उनको आना था, उनकी फ्लाइट मिस हो गई। आप सोचिए, मतलब एक ट्रैवलर है जो इतनी सारी कंट्रीज घूम चुका है, उन्होंने बस एक गलती क्या की थी, उनका ना नया पासपोर्ट आया था, फ्रेश पासपोर्ट आया। उन्होंने बोला कि भाई मैं ना एक जरा ट्राई करता हूँ एक एज ए फ्रेश जो है जाने की। वो उनकी बहुत बड़ी गलती, वो पास में होल्ड रखने चाहिए। हाँ, और उनको बोर्ड ही नहीं करने दिया। दूसरी चीज़ मैं आपकी एक बात रोक के कहना चाहूँगा, मैंने बताया ही नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने सोचा कि मेरे से पूछे वेकेशन में कहाँ, मैं दुबई, कोई दिक्कत नहीं। कि अगर बताता अल्बानिया वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कौन सी कंट्री है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे, तो मैंने कहा दुबई जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास दुबई का भी इंश्योरेंस था, दुबई के मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, मैंने आगे के कोई डॉक्यूमेंट शो ही नहीं। कहना चाहूँ कोई भी अगर ट्रैवलर आता है घूमने के लिए तो वो वाया अबू धाबी, वाया दुबई ना आए, वो वाया तुर्की आए, वो सबसे ईजी है। क्योंकि अगर आप वाया दुबई आते हो तो वहीं से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाती है, वहीं से आपको बोर्ड नहीं करने देते, क्योंकि अब उन्हें चाहिए कि अगर आप दुबई के रेसिडेंट्स हो तो ही आप अबू धाबी से फ्लाई कर सकते हो इन कंट्री में।
क्योंकि उनके रूल्स अभी चेंज हुए हैं। फ्लाई दुबई ने तो स्ट्रिक्टली रूल चेंज करती है, अपनी वेबसाइट पे भी डाल दिया है। तो इस वजह से मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर कोई भी इन कंट्री घूमने के लिए आ रहा है वो वाया तुर्की आए, वाया आबू धाबी या दुबई ना आए। लास्ट में ये कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा नेट पे सर्च करें और पहले ढूंढें कि क्या 10-20 लाख रुपए देने के बाद इलीगली किसी कंट्री में जाना सही रहेगा या नहीं। अगर आप किसी जेन्युइन ट्रैवलर से पूछोगे, साफ सीधा बोलेगा भैया मत जाओ। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप किसी को 10-20 लाख रुपए दे दो। मेरे ख्याल से इतना पैसा तो देते हैं। मैं बताता हूँ सबसे अच्छा ये, अगर आप 10-20 लाख रुपए किसी एजेंट को दे के आ रहे हो, मत दे के आओ, अल्बानी आओ, यहाँ बिजनेस स्टार्ट करो। मैंने भी यहाँ कंपनी खोली है अभी। करीब आपका ज़्यादा पैसों में कंपनी स्टार्ट नहीं होती, और अगर आपके पास यहाँ का रेसिडेंस है तो आप ट्रैवलिंग कर सकते हो पूरा यूरोप में। पूरे यूरोप में हाँ, तो आप सबसे इजी वे यहाँ आके अपनी कंपनी ओपन करो। आप एक कंपनी के मालिक होगे, आपको यहाँ का लीगल स्टेटस मिल जाएगा। यहाँ से आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, कहीं भी आप मूव हो सकते हो। मैं एज अ बिजनेस के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ चीप है, थोड़ा सा बिजनेस वगैरह क्या अच्छा करोगे है। क्या मैं ये कि यहाँ रेस्टोरेंट डालूँ? हाँ ये ठीक है भाई, बेस्ट ऑफ लक। पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सक्सेस हो। चलो यार, बेस्ट ऑफ लक। हम खाना खाने आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी साथ खाना खाने चलते हैं।